देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो इंश्योरेंस क्लेम में हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोगों ने लास्ट दिन स्टार्ट किया था और 2 क्वेश्चन किया था, इलास्ट्रेशन 8 और 9 जो पीडीएफ हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 10 से स्टार्ट करेंगे। देखो अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो The premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st March 2002, and as a result, the business was practically disorganized up to 31st of August 2002. 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है। मतलब इसको डिसलोकेशन पीरियड बोलेंगे कि जब तक बिजनेस एज इट इज नहीं हो जाता है। तो कितना दिन हुआ, मार्च पूरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ्स, ठीक है। द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कंपनी ने एक पॉलिसी ले रखा था, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। पॉलिसी वैल्यू था 1,65,000 और इंडेमनिटी पीरियड था 6 मंथ्स। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब मैंने बोला था कि हर एक इंश्योरर को अपने को इंडेमनीफाई करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास ये बताना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली कि अगर फायर ऑकर होता है तो कितना टाइम लगेगा उसको खुद को भरपाई करने में, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है पॉलिसी लिया जाता है। तो ये 6 मंथ्स का पॉलिसी लिया गया था और बाई चांस इनका 6 मंथ्स ही लगा रिकवर होने में, ठीक है। अगर उससे ज्यादा लगता तो इंश्योरेंस कंपनी मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स का ही हेल्प करती, ठीक है। गुड मॉर्निंग श्रोता। अच्छा देखो, एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, ये देखो जिस दिन जितना डिसलोकेशन पीरियड है, मतलब 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक का ये सेल है। टर्नओवर मतलब सेल। टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एज इट इज डिसलोकेशन पीरियड बट प्रीवियस। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब प्रीवियस, मतलब ये 2002 की जगह देखो 2001 हो जाएगा, डेट सेम रहेगा, तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड होता है ना। और 31 अगस्त, 31 अगस्त, ईयर देखो चेंज हो गया, ठीक है। 2,40,000, ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले यहाँ तक ना हम ड्रॉ कर लेते, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ तक पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 10। डिसलोकेशन पीरियड है 6 मंथ्स, तो ये ले लेते हैं डिसलोकेशन पीरियड 1 मार्च 2002 से लेके 31 अगस्त 2002 तक, ये है डिसलोकेशन पीरियड। और यहाँ पर जो सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल्स, और इसको कंपेयर किया जाता है शॉर्ट सेल कैलकुलेट करने के लिए। ये हो गया 80,000, ठीक है। और सेम इसी पीरियड का सेल यहाँ पर प्रीवियस ईयर में, सेम इसी पीरियड का सेल है 1 मार्च 2001 से लेके 31 अगस्त 2001 तक का, ठीक है। सेम पीरियड का स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं इसे। ये कितना है, ये देखो, टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर, ये रहा 2,40,000, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फायर, फायर ऑकर होने के पहले का टर्नओवर जो है 12 मंथ्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल टर्नओवर। एएटी उसमें अगर एडजस्ट हो जाता है ट्रेंड, वो हमें बता दिया है 1 मार्च 2001 से लेके 1 मार्च 2001, मतलब ये वाला 1 मार्च 2001 से लेके 28 फेब 2002, मतलब देखो यहाँ से, सॉरी, ये देखो, ये ड्रॉ करने से खुद ब खुद समझ जाओगे 1 मार्च 2001 से लेके यहाँ तक का बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक का बोला है, तो यहाँ तक मतलब 1 फेब का एंड मतलब मार्च का स्टार्टिंग। ये कौन सा टर्नओवर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। और अगर इसमें ट्रेंड एडजस्ट हो जाता है तो यही हो जाएगा एएटी, ठीक है। एएटी, ये देखो, ये सारा चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, एक बार देखो यहाँ पर
मैंने यहाँ ड्रॉ करके बताया था हमें क्या क्या एक्चुअली फाइंड आउट करना पड़ता है, यहाँ पर एएटी फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एएटी होगा कि नहीं वो तो डिपेंड करता है, अगर टर्नओवर है तो इनके बिजनेस में, सॉरी टर्नओवर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, ट्रेंड, ट्रेंड अगर है तो। अच्छा, अब ये जो है ये 6 लाख है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 6 लाख है, ठीक है, ये 6 लाख है। नेक्स्ट देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 90,000, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट है 90,000। तो इनका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है, इसका कुछ डिटेल्स तो नहीं दिया है, ठीक है। तो मतलब डिटेल्स यानी ये हम बोलना चाह रहे हैं कि मार्च टू अप्रैल होता है या फिर, सॉरी अप्रैल टू मार्च होता है या जैन टू दिसंबर, कुछ बोला नहीं है। नेट प्रॉफिट दिया है प्रीवियस ईयर का 90,000। सपोज अगर ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर है, फॉर एग्जांपल ये अगर हम लोगों का प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट है 90,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 60,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है 50,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है 60,000 है। अच्छा, ये सब खर्चा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब वो सारे खर्चे, फिक्स्ड खर्चे जिसपे भी हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है। अनइंश्योर्ड 5,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये है 5,000, ठीक है, ये है 5,000। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख, मतलब ये नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर, टर्नओवर यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे टीओ, टर्नओवर जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 5 लाख है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ द फायर, क्योंकि सब्सटेंशियल इंक्रीज था बिजनेस में पहले, एंड अप टू द टाइम ऑफ फायर, पहले था और फायर ऑकर होने तक था, इंक्रीमेंट था बिजनेस में, ठीक है। किसी के वहां अगर फायर ऑकर होता है तो उसके बाद इंक्रीमेंट कभी नहीं देखने को मिलेगा, चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा हो, उसमें एक टाइम लगेगा, उसके बाद ही बिजनेस जो है नॉर्मल होगा, फिर वो ग्रो करना स्टार्ट कर सकता है। इसलिए बोला है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ फायर, इट वाज एग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 10% शुड बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। मतलब टर्नओवर जो है वो ट्रेंड है उसमें, ठीक है, ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड है, मतलब ग्रोइंग है बिजनेस, कितना 10%, मतलब जो भी सेल हुआ है प्रीवियसली इस साल के साथ कंपेयर करो तो वो 10% बढ़ जाएगा, मतलब किसी एक मंथ में 100 रुपीज का सेल हुआ है तो अभी 110 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 9,300, एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस, ये कंपनी करती है एडिशनल एक्सपेंस ताकि जो है वो आग बुझा सके, आग बुझाने का खर्चा, या फिर मान लो बिजनेस को दूसरे जगह पे रन करवाने के लिए कोई एडिशनल रेंट वेंट लेना, खर्चा करना, ठीक है, कोई डिलीवरी बॉय को अपॉइंट करना, ये सब मैंने बताया था। ये करने से क्या होता है, बिजनेस जो है उसमें सेल एकदम मतलब बंद कर दिया तो बंद ही हो जाएगा ना, अगर हम लोग चाहे तो सेल को क्या कर सकते हैं, कुछ कोशिश करके सेल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी है तो उसी हालत में थोड़ा बहुत तो सेल कर ही सकते हैं, इससे दोनों का फायदा होता है, इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज जो ओनर है उनको भी फायदा होता है, ठीक है। ये मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था लास्ट दिन। 9,300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, देखो क्या बोला है, कंपनी ने ये खर्चा किया है, एंड फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव ओनली 55,000। देखो, अगर डिसलोकेशन पीरियड में वैसे इनकम कितना हुआ है, सेल हुआ है 80,000, लेकिन लैंग्वेज क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस टू 9,300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर, एंड बट एक साथ बोला है, और अगर ये खर्चा नहीं किया जाता तो डिसलोकेशन पीरियड में सिर्फ 55,000 का सेल हो सकता था। मतलब अगर कंपनी 9,300 एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती तो ये सेल जो है ये 80,000 के जगह हो सकता था 55,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, कितना हुआ है 55,000, ठीक है। 55,000, ओनली 55,000 होता सेल ड्यू टू नहीं, सेल विदाउट एडिशनल एक्सपेंसेस, सेल विदाउट, है ना,
क्योंकि क्या लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है कि बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव ओनली, कॉमा दिया है ना कि टर्नओवर सिर्फ 55,000 हो सकता था, बट क्योंकि 9,300 इन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो जो सेल है वो 55 से इंक्रीज होके 80,000 हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया देयर वाज आल्सो ए सेविंग्स ड्यूरिंग द इंडिमनिटी पीरियड ऑफ 2,700, सेविंग्स हुआ है, सेविंग्स इन इंडेमनिटी पीरियड, मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होगा, जो स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड करवाया हुआ था उसमें हमें कुछ ना कुछ पेमेंट मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। कितना सेव हुआ है, 2,700 का सेव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है एज ए रिजल्ट ऑफ फायर, बस और कुछ नहीं, हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करके देना है। तो देखो कैसे होगा, पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सेल। ठीक है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा शॉर्ट सेल। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक पीरियड में कितना कम सेल हुआ है उसके लिए मुझे प्रीवियस ईयर का भी उसी पीरियड का सेल देखना चाहिए। तो स्टैंडर्ड सेल और एक्चुअल सेल में हम लोग चेक करते हैं कि डिफरेंस क्या हुआ है। तो स्टैंडर्ड सेल, 2,40,000। हाँ, स्टैंडर्ड सेल हुआ है 2,40,000। 2001 से लेके 31 अगस्त 2001 तक का। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में ट्रेंड था तो हम लोग ट्रेंड को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि इस बार इस पीरियड में सेल इससे कितना ज्यादा होना चाहिए था, 10%। ऐड कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, ट्रेंड एट द रेट ऑफ 10%, तो ये हो जाएगा 24,000। तो सेल कितना हो सकता था, 2 लाख, 2,60,000। हाँ 2,64,000, बट हुआ कितना, लेस करेंगे 80,000। 80,000, बट एक्चुअली में 80,000 ही सेल हो पाया ड्यू टू फायर। ठीक है, तो इसका मतलब शॉर्ट सेल आ जाएगा माइनस करने से 1,84,000। 1,84,000, ये हो गया हम लोगों का शॉर्ट सेल। ठीक है, ये शॉर्ट सेल हो गया। अब स्टेप 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो। जीपी रेशियो हमें चाहिए बाकी सारे कैलकुलेशंस के लिए। तो जीपी रेशियो, जीपी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसका रीजन भी मैंने बताया था लास्ट दिन, क्यों ये वाला पॉइंट लिया जाता है, ये इंश्योरेंस कंपनी का स्टैंडिंग चार्जेस है डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू 100, और ये नेट प्रॉफिट जो है ये भी प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो देखो नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का और सेल सब लिख रखा है मैंने यहाँ पर, 90 और 5 लाख, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000। 60,000। हाँ, 90,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। 30%। ये 30% आ रहा है, तो ये आ गया 30%। तो जीपी कैलकुलेट हो गया स्टेप 2 में। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा एक्सपेंसेस का क्लेम इंश्योरेंस हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, यानी एक्चुअल एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। हेडिंग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं या फिर एक्चुअल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, जो क्लेम हमें देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग होता है। ठीक है, तो पहला है एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस इन्होंने किया होता है वो मिल जाता है एक्चुअल एक्सपेंसेस, वो हम लोग कंसिडर करेंगे, ये वाला। 9,000। हाँ, 9,300। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो बड़ा सा फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। बड़ा सा फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एक्सपेंस
एक्चुअल एक्सपेंस इनटू AAT हो जाएगा। देखो हमें 80 दिया हुआ था, लेकिन हमें AAT कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड है, ठीक है। तो AAT यानी एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो एग्जाम में, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। ये हम बार बार बता देते हैं क्योंकि क्या होगा फिर तुम लोग भी AAT लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी शॉर्टकट के लिए AAT इंटू जीपी रेशियो, फिर नीचे भी AAT इंटू जीपी रेशियो, ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कैसे आया है फॉर्मूला, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हम लोगों को AAT नहीं पता है, ठीक है। तो AAT कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। 9300 इंटू यहाँ पर AAT इंटू जीपी रेशियो, AAT कैलकुलेट कर लेंगे। जीपी रेशियो है हम लोग का 30%, फिर यहाँ पर जीपी रेशियो हो जाएगा 30%, और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 5000। हाँ 5000, ठीक है। AAT कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके पुट कर देंगे, उसके बाद 6,60,000। हाँ कितना। 6,60,000, 6,60,000। हाँ 6 लाख में 10% ट्रेंड ऐड हो जाएगा, 6,60,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं AAT, AAT हो जाएगा 6 लाख। इसमें टर्नओवर, सॉरी ट्रेंड ऐड कर देंगे, बार बार हम टर्नओवर बोलते रहे, ट्रेंड ऐड कर देंगे 10%, तो ये हो जाएगा 6 लाख प्लस 60,000, 6,60,000। 9,300 इंटू 6,60,000 का 30%, मतलब 1,98,000 होगा। नीचे हो जाएगा 1,98,000 प्लस 5,000, 2,03,000। 2,03,000। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9071। 9071, अच्छा 9071 आ रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। कितना सेल रिड्यूस होने से इन्होंने बचा लिया एडिशनल खर्चा करके, उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो कितना सेल रिड्यूस होने से बचा लिया, इस पे हम लोगों ने नोट्स देखा था कि अगर हमें अलग से कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो देन हम लोग एक्चुअल सेल्स को ही मान लेते हैं। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड मतलब 80,000 पूरा का पूरा रिड्यूस होने से बचा लिया, लेकिन हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है विदाउट एडिशनल एक्सपेंस भी हम लोग 55,000 जो है अर्न कर सकते थे। तो ये तो एक्चुअल एक्सपेंस के ऊपर क्लेम कैलकुलेट करें, हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल एक्सपेंस करके हम लोगों ने कितना सेल कम होने से बचा लिया। अगर हम लोग एक्सपेंस ना भी करते, 9,300 का खर्चा नहीं भी करते, तो भी हम लोग का कितना सेल हो ही जाता 55,000। तो कितना एक्स्ट्रा कर दिया, वही हम लोगों ने रिड्यूस होने से बचा लिया। तो कितना होगा यहाँ पर आंसर 25। हाँ माइनस करके 25 आ रहा है, तो 25 होगा। 80,000 माइनस 55,000, क्योंकि हर जगह पे हमें लैंग्वेज चेक करना पड़ेगा ना, लैंग्वेज क्या बोल रहा है। हमें ये ढूंढना पड़ता है कि कितना सेल हम लोगों ने ज्यादा करवाया इस एडिशनल खर्चे के लिए, क्योंकि उसका क्लेम लेंगे ना तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि कितना खर्चा किए, ठीक है। उस पे हम लोग कितना प्रोपोर्शनेटली इंश्योर्ड है, इसका मतलब ये होता है। और ये देखेगी कि कितना उस खर्चे से सेल ज्यादा हुआ। अगर कुछ सेल ज्यादा ही नहीं हुआ तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो जाता है ना, तो इसीलिए इस तरह से वो चेक करती है। तो 55,000 तो ऐसे भी सेल होने ही वाला था अगर 9,300 का खर्चा नहीं भी होता। तो कितना सेल एक्स्ट्रा करवा दिया या फिर कितना सेल कम होने से बचा लिया, एक ही बात है। 25,000 पे 30%, इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 30%, मतलब 30 तो 75, 7,000। हाँ 7,500। तो हम लोग को लेना पड़ेगा लोअर ऑफ above बी claimed। तो लोअर कितना है, सबसे कम कौन सा है, 9,300, 9071, 7,500। तो लोअर क्या हो जाएगा 7,500
500, ठीक है। 7500 लोअर हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का स्टेप 3। अब स्टेप 4 में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? कैलकुलेशन ऑफ लॉस, टोटल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, शॉर्ट सेल, जितना सेल कम हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पॉलिसी है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट का है ना, तो हम लोगों को हमेशा प्रॉफिट कितना कम हो जा रहा है वो देखना पड़ता है। शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो, जितना सेल नहीं कर पाए उस पे प्रॉफिट हम लोगों ने कम अर्न किया होगा। शॉर्ट सेल जितना आया था उस पे 30%, 1,84,000 पे 30%। 55,200। अच्छा, 55,200 ये क्लेम मिल जाएगा। मतलब ये लॉस मानेगी इंश्योरेंस कंपनी कि आपने इतना प्रॉफिट जो है वो मतलब आपको नहीं मिला, ठीक है। ऐड कर देगी एक्चुअल एक्सपेंस क्लेम, जितना एक्चुअल एक्सपेंस करने पे क्लेम मिल जाएगा इनको 7,500, ये भी कंपनी पे करेगी, लॉस मानेगी, ठीक है। अच्छा, लेस करने बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योर्ड सेविंग्स चार्जेस, जो भी हुआ है, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योरेंस करवाया था फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे, इस वजह से बेनिफिट कितने का हो रखा है? 2,700, तो ये माइनस करने बोलेगी। इतने का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब ये लॉस में इतना रिकवरी है, ठीक है। अच्छा, तो ये एडजस्ट करने से कितना हो जाएगा? ये हो गया 62, 60,000। 60,000। अच्छा, 60,000 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल लॉस। अब हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, amount of claim equal to policy value into total loss divided by, सॉरी, ये टोटल लॉस होगा पॉलिसी वैल्यू इंटू, हाँ इसमें कैसे होता है टोटल लॉस? हाँ ऐसे ही होता है, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो, ये होता है। मतलब सेल पे लॉस को प्रोपोर्शनेट किया जाता है। तो पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था और मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू है 1,65,000, 1,65,000 इंटू लॉस हुआ है 60,000, और AAT इंटू जीपी रेशियो, AAT इंटू जीपी रेशियो ये हो जाएगा 1,98,000। हाँ, 1,98,000। 50,000 आएगा मैम, अमाउंट ऑफ क्लेम। 50,000। अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया 50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये शायद मिक्स्ड अप है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ, देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, चेक करते हैं यहाँ पर क्या बोला है। एक तो दे रखा है हम लोगों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, ये सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2001 वेयर एज फॉलोज। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, administration expense, selling, finance, net profit, gross profit. The company had taken out a fire policy of 3 lakh and a loss of profit policy for 1 lakh। दोनों मिक्स्ड अप है। देखो ये जो है ये लॉस ऑफ स्टॉक का है ये पॉलिसी, और ये वाला जो है ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का है, ठीक है। हैविंग एन इंडिमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो दोनों तरह का पॉलिसी ले रखा है, प्रॉफिट वाला भी और स्टॉक वाला भी। 6 मंथ्स का इंडिमनिटी पीरियड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास खुद को 6 मंथ्स के लिए इंडिमनिफाई करवाए, इसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को 6 मंथ सपोर्ट देना है अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है। तो अब इंसिडेंट ऑकर्ड हुआ है 1/4/2002 को,
at the premises and the entire stock were gutted with nil salvage value. मतलब किसी तरह का कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा जो है लॉस हो चुका है. The net क्वार्टर सेल्स मतलब 4 मंथ्स का होगा. देखते हैं अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून क्वार्टर, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का दे रखा है नेट क्वार्टर. ठीक है, देखते हैं 1/4/2002 से लेके, हाँ मतलब पूरे 12 मंथ्स को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो एक एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है. ठीक है, दिया हुआ है एक एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है. तो अप्रैल से लेके जून 3 मंथ्स हो गया. ठीक है, इसलिए बोल रहा है नेट क्वार्टर सेल्स मतलब 3 मंथ्स का सेल, क्योंकि पूरे 12 को क्वार्टर करने का मतलब होता है कोई भी डिजिट को हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो वो क्वार्टर हो जाता है. तो यहाँ पर क्वार्टर बनाने के लिए 3 मंथ्स हो जाएगा. 3 मंथ्स का सेल बता दिया. was severely affected हुआ है सेल. ठीक है, द फॉलोइंग आर द अदर इंफॉर्मेशन, और बाकी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या बोल रखा है. सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, ये टाइम पीरियड दे रखा है. परचेज, ठीक है, ये जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं समझ में आएगा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल्स, स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर फायर. द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री shows an increase of sales by 15% and decrease in GP by 5% due to increase in cost. देखो क्या बोला है, ये डेटा पुट करेंगे तो समझ में आ जाएगा. यहाँ पर क्या बोल रखा है, कुछ पीरियड का सेल ये और ये सेल, कुछ पीरियड का परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आग लगने के बाद इनकट किया था इन्होंने, और स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योर्ड करवाया था वो 50,000. जनरल ट्रेंड जो है इस इंडस्ट्री का, इनका सेल जो है वो 15% इंक्रीज होता है. मतलब ट्रेंड जो है वो 15% अपवर्ड है, लेकिन जीपी जो है वो 5% से डिक्रीज है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है. कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा. मान लो 15 रुपीज में कुछ बेच रहे थे, उसको खरीद रहे थे 10 रुपए में, तो 5 रुपए का प्रॉफिट था. और अगर अभी हम लोग उसको 12 रुपीज में खरीदेंगे, कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट 3 हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट कम हो गया. वही चीज बोल रहा है कि प्रॉफिट, बिजनेस में सेल बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट पहले से कम हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया. एसर्टेन द क्लेम फॉर स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों तरह का हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो पहले हम लोग सारा इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. 11, ठीक है. यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, प्रीवियस ईयर का परचेज दे रखा है. पहले हम लोग सेल्स ये देख लेते हैं. अच्छा, इनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर, मतलब स्टार्ट होता है जैन, तो यहाँ जैन से दिसंबर तक चलेगा. 31 दिसंबर. प्रीवियस ईयर कब खत्म हुआ था, 2001 को. ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ था, 1 जैन 2001 को. यहाँ पर हम लोगों को देखो प्रीवियस ईयर का सेल हमें दोनों मेथड में चाहिए होता है. ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का सेल दे रखा है 10 लाख, और नेट प्रॉफिट भी चाहिए होता है, तो नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं. एटलीस्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट में तो चाहिएगा. नेट प्रॉफिट है 50,000. ठीक है, 50 था ना, हाँ 50,000 फिलहाल तो लिख लिया मैंने. अब देखते हैं नीचे का इंफॉर्मेशन पहले पुट करते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन बाद में देखेंगे. कंपनी का जो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी है वो 3 लाख का है. पॉलिसी वैल्यू ब्रैकेट में लिख देते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक ये है 3 लाख का, और पॉलिसी वैल्यू लॉस ऑफ प्रॉफिट 1 लाख. इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ, 6 मंथ्स का हेल्प मिलेगा. फायर ऑकर्ड बाय 1/4/2002, ये हो गया 1/4/2002 को फायर ऑकर हुआ है. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर एंटायर स्टॉक जो है खराब हो गया. द नेट क्वार्टर सेल 1/4 से लेके 30 जून 2002 तक, 30 जून 2002 तक का जो सेल है वो है इफेक्टेड हुआ है, सेवरली इफेक्टेड, मतलब यही हो जाएगा हम लोग का डिसलोकेशन पीरियड. द फॉलोइंग आर द अदर इंफॉर्मेशन. अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है. सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/2002 से लेके 31 मार्च 2002 2,50,000. 1/1/2002 मतलब 1/1/2002 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके
31 मार्च 2002 मतलब यहाँ तक का जो सेल है वो है 2,50,000। यहाँ से लेके यहाँ तक का सेल जो है ये है 2,50,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स इक्वल टू 2,50,000 ये पूरे पीरियड का। ठीक है, ये पूरे पीरियड का सेल है 2,50,000, क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, परचेज ड्यूरिंग 1/1/2002 से लेके 31 मार्च 2002 3 लाख। यहाँ का परचेज बताया है 3 लाख। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इसी सेम पीरियड का है 70,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इसी पीरियड का है 70,000। अच्छा, उसके बाद सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2 से लेके 30 जून 2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेवरली इफेक्टेड था 87,500। यहाँ पर जो सेल है वो है 87,500। इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल सेल्स। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए इसको बोला जाता है एक्चुअल सेल्स। ठीक है, अच्छा अब स्टैंडिंग चार्जेस बोला है 50,000। स्टैंडिंग चार्जेस मैम एक्चुअल सेल्स कितना 87,500। हाँ 87,500। स्टैंडिंग चार्जेस 50 था। स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड। ठीक है, तो स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड ये है 50,000 मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस 60,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस 60,000। अच्छा, फिर यहाँ पर बिजनेस में एक ट्रेंड है 15%। ट्रेंड है 15% अपवर्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद जीपी है 5% डिक्रीज। ठीक है, एसर्टेन द क्लेम बस यही बोला है और कुछ नहीं बोला है। दोनों तरह का क्लेम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो लॉस ऑफ स्टॉक में क्या था, लॉस ऑफ प्रॉफिट तो अभी हम लोग कर रहे हैं। लॉस ऑफ स्टॉक अगर याद है तुम लोग को, लॉस ऑफ स्टॉक में हमें ये चेक करना पड़ता है कि जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन कितना क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब लॉस ऑफ स्टॉक अगर हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पर का क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर जिस दिन फायर ऑकर हुआ, अब जितना क्लोजिंग स्टॉक है प्रोबेबली वो जल सकता है, और अगर कुछ मतलब बच जाता है तो वो माइनस हो जाता है, जो कि इसमें बिल्कुल ब्लैंक था। यहाँ पर सैल्वेज क्या था, सैल्वेज कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन में बताया था ना कि सैल्वेज कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो बता रखा था कि सैल्वेज कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पर लॉस ऑफ स्टॉक से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास जीपी प्रीवियस ईयर का नहीं है तो जीपी कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग को जीपी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जीपी दे रखा है। हाँ, रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जीपी का परसेंटेज। तो स्टेप 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ जीपी। हम लोग पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक के लिए पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना स्टॉक लॉस होगा वही चेक करना पड़ता है। तो स्टेप 1 हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले जीपी रेशियो, क्योंकि जीपी रेशियो हमें पूरा नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिर्फ रेशियो करने से ही होगा। जीपी गिवन था हम लोगों का, तो ये हो गया 100। जीपी कितना है 2,50,000, सेल है 10 लाख। 2,50,000 और ये हो गया 10 लाख, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 4 4 0 कैंसिल, ये 2 0, 25%। ये 25% आ रहा है, देख लो। यहाँ पर 4 0, यहाँ 4 0 कैंसिल, यहाँ 2 0 कैंसिल हो गया। स्टेप 2, जैसे ही जीपी निकल गया हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक का कैलकुलेट करना पड़ता है, जिस दिन ईयर स्टार्ट हुआ और फायर जब तक ऑकर हुआ। मतलब ये तो एक ईयर तक का हम लोग का ट्रेडिंग बना हुआ है, मतलब यहाँ से हो जाएगा स्टार्टिंग, यहाँ से लेके
यहाँ तक का, ठीक है। तो 1/1/2002 से लेके 1/1/2002 से लेके 31 है। 31 मतलब 1/4/2002 मतलब हम लोग बोल सकते हैं 31 मार्च 2002 तक का हम लोगों को मेमोरेंडम ट्रेडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपनिंग स्टॉक से ही स्टार्ट होता है। अगर किसी तरह का ओपनिंग स्टॉक है तो वो लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक मतलब यहाँ का, तो 31 दिसंबर 2001 का ये वाला हो जाएगा 90,000। जो क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का था वो इस साल का हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक 90,000। टू लिखेंगे परचेज, इस पीरियड का परचेज, हाँ इस पीरियड का परचेज है 3 लाख, ठीक है। बाई सेल्स, सेल्स है 2,50,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 70,000। सेल्स है 2,50,000, हाँ। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर नहीं प्रिपेयर करने बोलेगा तो हम लोग इसको ट्रेडिंग में ही दिखा देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 70,000। अब हम लोग जीपी कैलकुलेट करेंगे। टू जीपी, जीपी कितना है, प्रीवियस जीपी को ही इस साल का मान लिया जाएगा क्योंकि ईयर एंड अभी तक नहीं हुआ है। 2,50,000 का 25%, 25 मतलब कितना होता है, 1/5 हो जाता है, नहीं 1/4 हो जाता है, 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 6 टू, नहीं गलत हो रहा है क्या, 500 सही हो रहा है। सही 60 to 500 जीपी, अच्छा जीपी में एक चेंज नहीं किया ना, जीपी इनका 5% जो है वो डिक्रीज हो रहा था तो उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा ना। जीपी रेशियो 25% है, बट क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली जीपी कितना हो जाएगा। तो जीपी यहाँ पर लिखते हैं, जीपी फॉर 2001 25%, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जीपी का ट्रेंड क्या है, 5% डाउनवर्ड है, तो 5% तो लेस करना पड़ेगा। डिक्रीज इन ट्रेंड, जीपी का ट्रेंड है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेंड 5%, ठीक है। 5% डिक्रीज हुआ है तो कितना हो रहा है जीपी, 20%, ठीक है। ये इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, ये मैंने नहीं दिखाया ना तो 25% ले लिया। लेकिन हर बार कॉस्ट बढ़ रहा है बोल के इन्होंने ध्यान दिया है कि इनका जो जीपी है वो 20% हो जाएगा क्योंकि 5% करके डाउनवर्ड चल रहा है, तो 20% मतलब 1/5 हो जाएगा यानी 50,000। अब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,60,000 2,60,000। अच्छा, ये कितना हो गया, 3,90,000, ये हो जाएगा 12, 5 lakh 5,10,000। 2,60,000। अब जैसे ही हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया, स्टेप 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2002, है ना। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 2,60,000। कोई सैल्वेज होता है तो उस पे क्लेम नहीं मिलता है, वो डिडक्ट हो जाता है, बट यहाँ पर सैल्वेज कुछ नहीं था तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल लॉस 2,60,000। अब कैलकुलेट करेंगे क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, लॉस ऑफ स्टॉक का है 3 लाख, 3 लाख, लॉस हुआ है 2,60,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी 2,60,000 ही था, मतलब 100% लॉस है। तो कितना मिलेगा ओवरऑल पॉलिसी वैल्यू का, 2,60,000 3 लाख, 2,60,000 कैंसिल हो जाएगा, 3 लाख आ रहा है लेकिन मिलेगा कितना, मिलेगा तो 2,60,000 ही ना। हाँ ये मिलेगा क्योंकि
2,60,000 का लॉस है, पॉलिसी वैल्यू 3 लाख है, तो क्या हुआ, हम लोग का मैक्सिमम लॉस ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसमें नोट देना पड़ेगा, एज द वैल्यू ऑफ स्टॉक destroyed by fire is less than the policy value, the entire claim will be admitted, that is ₹2,60,000 पूरा का पूरा पेमेंट ही मिल जाएगा, क्योंकि 3 लाख तक पॉलिसी वैल्यू था, लॉस 2,60,000 का हुआ है, तो पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। एज पर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें स्टेप 1 में हम लोग कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सेल। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल कौन सा है, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेल कितना होगा। स्टैंडर्ड सेल मतलब कहाँ से कहाँ तक का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1/4/2001 से लेके 30th of June 2001 तक का, 30th of June 2001 तक का, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेल होगा। ये अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब दिया हुआ तो है नहीं, ठीक है। पूरा सेल कितना है, पूरा सेल है 10 लाख, ठीक है। और क्वार्टर वाइज सेल जो है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे रखा था, ये देखो, पूरा का पूरा सेल है, यहाँ पर बोल रखा है द नेट क्वार्टर सेल्स 1/4/2002 से लेके 30th June 2002 was severely affected बोला है। द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन। हम लोग को क्वार्टर सेल यहाँ का दे रखा है, 1/4 से लेके ये 87,500। अच्छा ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर तो 10 लाख बोल रखा है, पूरे पूरे 12 मंथ्स का, तो क्वार्टर सेल कितना होगा, क्वार्टर वाइज सेल हम लोग चेक कर रहे हैं ना, 10 लाख मतलब ये कितने क्वार्टर का है, ये 4 क्वार्टर का है, तो एक एक क्वार्टर का सेल कितना होगा, ये तो 4 क्वार्टर का है ना, 12 महीना मतलब 4 क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर का सेल अगर 10 लाख है तो एक क्वार्टर का कितना होगा, क्योंकि ये एक क्वार्टर का कैलकुलेशन है। यहाँ पर कितना मंथ हो रहा है, जैन फेब मार्च, ठीक है, फिर ये हो गया अप्रैल मई जून, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से 4 क्वार्टर बन जाएगा। अब हमें क्वार्टरली सेल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि इनका सेल का जो सिस्टम है ना, वो क्वार्टरली जो है वो देखा जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोल ही रखा है कि इफ आई ऑकर्ड, ये बोला है यहाँ पर द नेट क्वार्टर सेल्स, मतलब क्वार्टरली ये लोग सेल अपना चेक करते हैं, यहाँ पर बोल भी दिया है कि 15% इंक्रीज भी है, तो हम लोग क्वार्टरली ही चेक करेंगे सेल को, ठीक है, मंथली नहीं चेक करके क्वार्टरली करेंगे, मंथली भी करेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो अगर पूरा सेल 10 लाख है, 10 लाख अगर 4 क्वार्टर का है, तो एक क्वार्टर का सेल कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख, करेक्ट। पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, यहाँ पर नहीं, पीछे बना लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स फॉर 2001 is 10 lakh. So sales for first
क्वार्टर कितना हो जाएगा? सेल्स फॉर फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 4, 2,50,000। ठीक है, अब इनके बिजनेस में क्या था? इनके बिजनेस में ट्रेंड था। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इनका बिजनेस ऐसा ग्रो कर रहा था कि जहां पर ट्रेंड कितना देखने को मिल रहा था? ट्रेंड देखने को मिल रहा था 15%। ये देखो यहाँ पर बोला है ना, द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री शोज एन इंक्रीज ऑफ सेल्स बाय 15% एंड डिक्रीज इन जीपी रेशियो। ये चल रहा था, ये ट्रेंड चल रहा था। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये 15%, तो मतलब हर बार देखने को मिलने वाला था, ऐसे ही इनका ग्रोथ हो रहा था। तो ये 2,50,000 जो है, ये कितने से इक्विवेलेंट होगा? ये भी इंक्रीज्ड सेल है या ये सेल इंक्रीज्ड होगा? मतलब हर बार देखो, इंक्रीज का मतलब ये हो जाता है, इंक्रीज का मतलब ये हो जाता है कि अगर ये बिजनेस कंटिन्यूएशन में रहता, कोई फायर ऑकर नहीं होता, तो 2001 ये ईयर एंड, फिर है 2002, फिर है 2003, इस तरह से ये जब चल रहा था बिजनेस तो 15% का ग्रोथ दिख रहा था। ठीक है, अगर ऐसा चलते रहता, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर 100 सेल था, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 115, फिर यहाँ पर और भी 15% इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ और अमाउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 100 है, ये 100% जो है, अगर इसके आगे का हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये भी उस हिसाब से 15% इंक्रीज है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 15% ग्रोथ देखने को मिल ही रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो ये है ना, इसका मतलब देखो, अगर इस तरह से सेल चल रहा है तो जब भी हम लोग आगे वाला कंपेयर करेंगे, मतलब ये अगर 115 है तो ये 100 है, उसी तरह से जब हम लोग यहां से कंपेयर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा। मतलब बेस का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसके आगे वाले से कंपेयर करोगे तो ये 115 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, मतलब हम परसेंटेज का बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हर एक सेल को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो प्रीवियस वाले सेल के हिसाब से वो 100 दिखेगा, प्रीवियस वाला सेल, और करेंट का सेल दिखेगा 115। मतलब टोटल अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट मोड में देखें तो ये जो 2,50,000 है, ये भी हम लोग का इंक्रीज सेल है, क्योंकि अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं बोला है, जनरल ट्रेंड ही है इस इंडस्ट्री का, मतलब ऑलरेडी ये ट्रेंड में है। तो ये 2,50,000 भी तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से इंक्रीज है, मतलब ये तो यहाँ पर इंक्रीज दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है 2001 का, लेकिन 2000 में इसके आगे वाला ईयर कब था? 2000 था, उसके हिसाब से अगर 10 लाख का सेल, क्या वो इंक्रीज नहीं है? तो अगर ये ट्रेंड जो है, अगर ये ट्रेंड हम लोगों का जनरली चल ही रहा है, तो 2001 के पहले भी तो कोई ईयर था 2000, तो वहां पर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या ये 10 लाख वाला सेल 15% इंक्रीज मोड में है कि नहीं? मतलब जब भी हम लोग प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो वो 15% ज्यादा ही दिखाएगा। बोलो, ये वाला बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये 10 लाख हम लोग बोलेंगे कि इसके हिसाब से इंक्रीज नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। अगर इंक्रीज इंडस्ट्री है तो सोचो, यहाँ पर जो सेल हुआ था 2000 में, उसके हिसाब से ये 15% इंक्रीज है, फिर 2099 में जो सेल हुआ था उसके हिसाब से ये सेल 15% इंक्रीज है। क्या ये वाला बात समझ में आता है? यस मैम। है ना? तो इसका मतलब ये सेल भी इंक्रीज्ड सेल है, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये इंक्रीज सेल नहीं है। ये हम लोगों का सेल जो है फर्स्ट क्वार्टर का, ये इंक्रीज सेल है। तो ये हम लोग इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। देखो 2,50,000 मतलब इसको सही कर लेते हैं। ये कितने के इक्विवेलेंट है? ये 100 के इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, 115 का इक्विवेलेंट है। ठीक है, इनटू यहाँ पर कर देंगे 100, तो हमें एक्चुअली कितना है वो पता चल जाएगा। तो देखते हैं कितना होता है, चेक करो, ये कुछ पॉइंट में आने वाला है। 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115, 2,17,391। ठीक है, ये हो जाएगा 100% सेल का वैल्यू। ठीक है, ये 100% सेल का वैल्यू हो गया। अब सेल्स फॉर रिमेनिंग क्वार्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स फॉर रिमेनिंग क्वार्टर, 3 क्वार्टर। ठीक है, क्योंकि एक क्वार्टर का कैलकुलेट कर लिया, टोटल सेल था 10 लाख, यहां से हम लोग माइनस कर देंगे 2,17,391।
7,82,608. 7,82,608. 608 नहीं हो रहा है, कितना होगा ये? 608 कर दिया मैंने। ₹10 minus 217,391, 7,82,609, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे शॉर्ट सेल और स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल कौन सा हो रहा है? स्टैंडर्ड सेल जो है वो हम लोग का इस क्वार्टर का हो रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल कैसे कैलकुलेट होगा, देखो। वन फोर 2001 से लेके 30 जून 2001 तक का, ये बाकी 3 क्वार्टर का। हम लोग एक क्वार्टर का सेल निकाल चुके, बाकी 3 क्वार्टर का सेल अभी हम लोगों ने यहाँ पर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है, 7,82,609, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्स फॉर 1 क्वार्टर डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3, 2,60,869, 2,60,869 या फिर 70 हम लोग अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, 2,60,800 मैंने राउंड में 70 कर दिया। तो हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, पहले हम लोगों ने एक क्वार्टर का सेल कैलकुलेट किया, ये पूरे 4 क्वार्टर का था, डिवाइडेड बाय 4 किया तो 1 क्वार्टर का सेल आ गया, ठीक है। और बाकी 3 क्वार्टर का सेल ये हो गया, ये फर्स्ट क्वार्टर का सेल हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बाकी 3 क्वार्टर के सेल में 1 क्वार्टर का कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड क्वार्टर का, क्योंकि हम लोग को सेकेंड क्वार्टर का सेल जो है हम लोग का स्टैंडर्ड सेल हो रहा है। ये फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, ये सेकेंड क्वार्टर हम लोग का स्टैंडर्ड सेल हो रहा है, तो स्टैंडर्ड सेल का हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेल में ऐड करेंगे ट्रेंड, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेंड को हटा दिया था। अब हम लोग ट्रेंड को ऐड करेंगे। ट्रेंड क्या है? 15% अपवर्ड, तो अब इसमें 15% लगाएंगे, 2,60,000 में 15%, 39,130। तो टोटल हो जाएगा 3 लाख, ठीक है, टोटल 3 लाख हो गया। लेस कर देंगे एक्चुअल से, 142 से लेके 30 जून 2 तक का एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स है ये अमाउंट 87,500। तो हम लोग को मिल जाएगा शॉर्ट सेल, 3 लाख माइनस 87,500। टू लैख 12,500। ये हो गया शॉर्ट सेल। स्टेप 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं कितना है। नेट प्रॉफिट है 50,000, 10 लाख का सेल है, 50,000, 10 लाख का सेल हो गया। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लिखा होगा हम लोगों ने, ये रहा 50,000। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 यानी कि 10% हो जाएगा। स्टेप 2 में जीपी रेशियो कैलकुलेट हो गया। स्टेप 3 हम लोग कैलकुलेशन ऑफ क्लेम करेंगे। अच्छा, जीपी में लेकिन माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। 10% है, फिर हम लोग यहाँ से जीपी 10% लेस कर देंगे
डिक्रीज ट्रेंड 5%, जीपी बचेगा 5%। स्टेप 3 में कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल क्लेम। फर्स्ट, एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर कोई किया हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंसेस चेक करते कुछ किया हुआ है कि नहीं। हाँ, 60,000। सेकेंड हो जाएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू AAT इनटू जीपी डिवाइडेड बाय AAT इनटू जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस है 60,000 इनटू जीपी 5%, AAT देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, जीपी 5%, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग का दिया हुआ है, स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड, अच्छा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस देखते हैं, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं कहीं कुछ दिया हुआ था क्या। अच्छा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना बोला था हम लोग को, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोल रखा था यहाँ पर, ये देखो 50,000, ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस बोल रखा था 50,000 जो कि इंश्योर्ड है। अच्छा, और इसका मतलब अनइंश्योर्ड कितना हो जाएगा, 2,50,000 सेल्स है, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड 50,000 और ये 60,000। एडमिनिस्ट्रेशन ये टोटल करते हैं कितना होता है, ये होता है 2 लाख, 2 लाख हो रहा है। 2 लाख में 50,000 हम लोग का इंश्योर्ड है तो 1,50,000 आ जा रहा है, लेकिन 1,50,000 नहीं है, 1 लाख अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ना हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडिंग चार्जेस इसमें से कौन कौन सा है पहले वो चेक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, फाइनेंस एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस अगर बोला है फिक्स तभी होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता है ना। अगर देखो हम लोग यहाँ पर ये देख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या होगा। अब मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिया था, अब इसमें बोला नहीं है फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, क्योंकि मैंने जब लिखवाया था बोला था ये फिक्स्ड होगा तभी लेंगे अदरवाइज नहीं। अगर कुछ नहीं बोला है तो अगर हम लोग मान लेते कि ये वेरिएबल है तो ये फिक्स्ड नहीं हुआ, तो फिक्स्ड कितना हो गया, 1,80,000 हो गया स्टैंडिंग चार्जेस। इसमें से अगर 50,000 मेरा इंश्योर्ड करवाया हुआ है तो अनइंश्योर्ड 1,30,000 हो जाएगा, अगर हम लोग इसको वेरिएबल मानते हैं। अगर इसको वेरिएबल नहीं मानते तो 1,50,000 होगा। ठीक है, कुछ नहीं बोलने से हम लोग वेरिएबल ही मानेंगे, नॉर्मली सेलिंग का खर्चा वेरिएबल ही होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये जो वर्किंग नोट बना हुआ है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ये हम लोग को यहाँ से देख के मिल जाएगा। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस फाइनेंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन है 80, फाइनेंस है 1 लाख। अगर हमें पूरा डिटेल्स दे रखा है तो हम लोग वहां से चेक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,80,000, ठीक है। लेस करेंगे यहाँ से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो कि है 50,000,
तो माइनस कर देते हैं, 1,30,000 हो जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, 1,30,000। ठीक है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हो जाएगा 1,30,000। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे AAT, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। ठीक है, तो पहले AAT कैलकुलेट कर लेते हैं, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। कहाँ से कहाँ तक का कैलकुलेट करना पड़ेगा वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। ये देखो, हम लोग को जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन से लेके बैक में 12 मंथ्स जाना है, मतलब यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये पीरियड हो जाएगा AAT। अब बाकी क्वेश्चन की तरह ना यहाँ पर हमें डिटेल्स, मतलब डायरेक्टली AAT नहीं दे दिया है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें अलग अलग टर्नओवर पता है। देखो, यहाँ से ये पूरा टर्नओवर पता है, ये पूरा टर्नओवर है 2,50,000। हम लोग को यहाँ का टर्नओवर ढूंढना पड़ेगा, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, 7,82,610। हम दिखाते हैं, जो 3 क्वार्टर का हम लोगों ने कैलकुलेट किया वही 3 क्वार्टर ये वाला आ रहा है ना। ये देखो, 7,82,609, ये 3 क्वार्टर का सेल है, क्योंकि 10 लाख से हम लोगों ने कौन सा सेल माइनस किया था, ये पूरे 10 लाख से यहाँ का 1 क्वार्टर का सेल माइनस किया था। तो बाकी ये पूरा हमें पता है 3 क्वार्टर का, और ये दे रखा है 2,50,000। तो हम लोग इससे यूज करके AAT कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले AT निकालते फिर AAT निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ AAT। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ AAT। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज टर्न ओवर फ्रॉम 1/4/1 से लेके 31 तक, 31 दिसंबर 2001 तक, यानी कि बचे हुए 3 क्वार्टर का सेल, ये वाला 7,82,609, 7,82,610 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली। ऐड कर देंगे टर्नओवर फ्रॉम 1/1/2002 से लेके जितने दिन, जिस दिन आग लगा था उसके पहले तक, यानी 2,50,000 है। ठीक है, 2,50,000, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अभी मैंने दिखाया भी तुम लोग को। ये देखो 2,50,000 ये पीरियड का सेल, और यहाँ का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, उसको यूज कर रहे हैं। टोटल कर लेते हैं, 10,32,610। अच्छा, ये हो गया एनुअल टर्नओवर। इसको एनुअल टर्नओवर बोलेंगे। कैसे एनुअल हो रहा है, 1/4/2001 से लेके 31 मार्च 2002 तक का एनुअल टर्नओवर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग AAT में AAT बनाने के लिए ट्रेंड ऐड करेंगे। तो ट्रेंड कितना है, 15% है। ठीक है, 15% ट्रेंड ऐड करेंगे। अब 15% ट्रेंड किस में जाएगा वो हमें सोचना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो 10 लाख दिख रहा है, ठीक है, ये जो 2,50,000 दिख रहा है, क्या ये ट्रेंडेड वाला ही है, क्या इसमें ट्रेंड ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक किसी और पीरियड का है, 2001 का है, और यहाँ से यहाँ तक 2002 का है। अब सोचो कि जब हम लोग ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं, तो ये वाला सेल और ये वाले सेल में किसमें ट्रेंड है किसमें नहीं है, या फिर पूरे में ही ट्रेंड है, बताओ। यहाँ से यहाँ तक का सेल और यहाँ से यहाँ तक का सेल, ये दो अलग अलग पीरियड का है। ये सेल है इस साल का, और ये दूसरे साल जब शुरू हुआ था तब का सेल है। तो मुझे एक चीज बताओ, कहाँ किसमें ट्रेंड एडेड है किसमें ट्रेंड एडेड नहीं है, या फिर दोनों में ही ट्रेंड ऐड है। मुझे ये बताओ, किसमें ट्रेंड ऐड है और किसमें ट्रेंड ऐड नहीं है, क्या लगता है तुम लोगों को। अगर हमें दोनों को इक्वल करना है, ट्रेंड ऐड करना है, तो ट्रेंड किस में ऐड करना पड़ेगा, क्या 2,50,000 में ऐड करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर जो वैल्यू आया था 7,82,610 इसमें ट्रेंड ऐड करेंगे। दोनों को ऐड पर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। अगर इसके साथ इसका कंपेयर करते हैं, ये हमेशा 100% शो करेगा, ये 115, और इस साल के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो ये 115 दिखाएगा, ये 100 दिखाएगा। हम लोग ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 100% सेल दिखाएगा, ये 115 दिखाएगा। ठीक है, तो मुझे बोलो किसमें ट्रेंड लगा हुआ है किसमें ट्रेंड लगाना पड़ेगा, ये बताओ।
किसमें ट्रेंड, हाँ बोलो। मैम प्रीवियस ईयर में ट्रेंड लगाना पड़ेगा क्योंकि 2,50,000 में ट्रेंड ऑलरेडी एडेड है। ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा उसके प्रीवियस वाले से होता है। मतलब 7,82,610 में हम लोग ट्रेंड लगाएंगे और 2,50,000 में नहीं लगाना पड़ेगा। इसके पहले हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था जहां पर हमें ट्रेंड को ऐड कर करके प्रिपेयर करना पड़ा था। हमें ट्रेंड एएटी डायरेक्टली दे दिया था, इसी वजह से हमें इतना कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ट्रेंड 15% हो जाएगा 7,82,610 पे। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन देखते हैं कितना हो जाएगा। 7,82,610, 117391 ऐड कर लेते हैं। 11,50,000 इसको जीरो कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा। 11,50,000 हो गया। अच्छा, अब हम लोगों को एटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 11,50,000। $11,50,000 का 5%, 57,500 और 57,500 प्लस 1,30,000, 1,87,500। अच्छा, 60,000 इंटू 57,500 डिवाइडेड बाई 1,87,500, 18,400, 18,400 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को देखना पड़ेगा। अच्छा, और एक पॉइंट भी तो बाकी है, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। ठीक है, तो जीपी रेशियो तो 5% है। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड हमें अलग से कुछ नहीं बोला है, तो अगर कुछ नहीं हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है तो जो एक्चुअल सेल्स है हम लोग ये एजम्पशन लेते हैं कि ये पूरा सेल ही पॉसिबल नहीं होता अगर हम लोग ये खर्चा नहीं करते। ये मैंने नोट में लिखवाया हुआ भी है, तो 87,500 लेना पड़ेगा। 87,500 का 5%। ठीक है, तो 5% यानी 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 875 इंटू 5 करना पड़ेगा। 875 इंटू 5, तो इसका आंसर आ रहा है 4,375। ठीक है, 4,375 आ गया। अब हमें क्लेम चेक करना पड़ेगा। क्लेम विल बी लोअर ऑफ एवर, तो लोअर वैल्यू कौन सा हो रहा है? ये है 60,000, 18,000, ये है 4,375, यही सबसे कम वैल्यू हो रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ लॉस, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो। इससे कैलकुलेट हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। अच्छा, शॉर्ट सेल कितना हुआ था? शॉर्ट सेल हुआ था यहाँ पर 2,12,500। ठीक है, 2,12,500 इंटू इसमें हो जाएगा 5%, ये वाला। ठीक है, ये 2 लाख ही है तो हाँ, 2,12,500 इंटू 5%, 2,12,500 इंटू 5%। चेक करते कितना होता है। 2,12,500 इंटू 5%, 10,625 ऐड करेंगे। एडिशनल एक्सपेंस क्लेम 4,375 ऐड कर देते हैं। 15,000 लेस करेंगे अगर कोई इन सेविंग्स हुआ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस चेक करते हैं।
नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये पूरा ही टोटल लॉस हो जाएगा। टोटल लॉस। अब चेक करेंगे क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम, ये हो जाएगा स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो। AAT इंटू जीपी रेशियो 57,500। एग्जाम में लेकिन ये पूरा लिखना पड़ेगा, AAT इंटू जीपी रेशियो लिख के ये दिखाना पड़ेगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख। चेक करते कितना होगा। 1 लाख इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 15,000 divided by 57,500 into 1 lakh, 26,086। ठीक है, 26,086 हो गया आंसर। एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं आंसर लॉस ऑफ प्रॉफिट का। मेरा आंसर तो नहीं मैच हुआ। 10,614 और ये कितना हो जाएगा। 15,000 आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड देख लेते हैं। 5% प्रॉफिट लॉस हुआ है। 2,12,500 का 10,625 एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम 10,625 प्लस 4,375। अच्छा, अब हम लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा था 1 लाख का, और लॉस हुआ है यहाँ पर 26,000। हाँ ठीक है, 26,000 ये टोटल लॉस है। सेविंग्स तो कुछ है नहीं, 15,000। ठीक है, टोटल लॉस है 15,000। हाँ ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पर इस तरह से आंसर नहीं लिखा है, अलग अलग दिखा है। यहाँ पर दिखा है ये लॉस दिखा है, क्लेम कैलकुलेट करके नहीं दिखा है। जो भी हो, क्लेम ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ तक मतलब मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया यहाँ तक सिर्फ 15,000 दिखा रखा है, तो 15,000 मतलब ये दोनों को ऐड करके जो भी हो, तो ये हम लोग का क्लेम हो जाएगा। क्लेम इतना कर सकते हैं क्योंकि लॉस जो है, लॉस 15,000 हुआ है। ठीक है, तो क्लेम कितना करेंगे, एज लॉस इज 15,000, तो क्लेम कितना कर सकते हैं। क्लेम कैन बी मैक्सिमम कितना होगा, 15,000। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख इज ग्रेटर देन लॉस, ग्रेटर देन लॉस 15,000। तो क्लेम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 15,000। तो दोनों का मिला के क्लेम कितना हो जाएगा, एक में 15,000 और एक मेथड में 2,60,000। ठीक है, ये दोनों को टोटल करने से जितना आएगा 2,60,000 और 15, 2,75,000 आ रहा है क्या आंसर, तो 2,75,000 है। ठीक है, दोनों का एक बार टोटल करके देख ले कितना आ रहा है। 15,000 और 2,60,000। हाँ, 2,75,000 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल क्लेम 2,75,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्लेम को ऐड करके भी लिख सकते हैं या फिर अलग अलग भी दिखा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक देखो हम लोगों का जो भी क्वेश्चन था, मतलब जो सॉल्व क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कर लिया। अब ये मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था तुम लोग को पहले, यहाँ से एक दो जितना भी क्वेश्चन हो सकता है कर लेते। ठीक है, तो कंसेप्चुअली हम लोग को जितना भी पढ़ना था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये सब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, 15 दिसंबर को फायर ऑकर्ड हुआ है मेसर्स ओम एक्सपोर्ट में, मोस्ट ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज बच गया है 1,40,000। फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर वेयर अवेलेबल, स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द अकाउंट, जब ईयर एंड हुआ था, मतलब इन लोग का ईयर एंड होता है 31 मार्च, तब स्टॉक का वैल्यू था 9,40,000। मतलब ये जो है इस साल का क्लोजिंग है और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, क्योंकि फायर ऑकर कब हुआ है वो अभी तक नहीं बताया। देखते हैं
परचेज देखो 1/4/2001 से लेके 15th ऑफ अच्छा ये रहा 15 दिसंबर 2001 में फायर ऑकर हुआ है, मतलब 31 मार्च ईयर एंड होने के बाद, मतलब ये जो है ये प्रीवियस ईयर का है। 31 मार्च ईयर एंड होता है तो ये ईयर स्टार्ट हुआ था 1/4/2000 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 15th ऑफ दिसंबर में फायर ऑकर हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टॉक जो बोल रहा है, देखो यहाँ पर स्टॉक का इंश्योरेंस क्या हुआ, यानी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ले रखा है, तो हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर परचेज दे रखा है सेम पीरियड का, ठीक है, और उसी पीरियड का सेल्स भी दे रखा है, इस पीरियड का परचेज इस पीरियड का सेल्स दे रखा है, परचेज है, सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है, और प्रॉफिट भी बता रखा है 20% ऑन सेल्स होता है, ठीक है। पास्ट 3 ईयर से ऐसा ही चल रहा है, तो जीपी भी निकल जाएगा, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, सैलवेज को लेस करके हम लोग टोटल लॉस पता कर लेंगे और कितना हमें मिलेगा क्लेम वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मेमो ट्रेडिंग, क्योंकि जीपी गिवन है तो स्टेप 1 हमें नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर स्टेप 1 ही हम लोगों का हो जाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। फ्रॉम कब से कब तक का है, देखो इनका ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 2001 में, यानी 1/4/2001 से फिर ईयर स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 31 मार्च 2002 के जगह 15th ऑफ दिसंबर में ही हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि मिडिल में इंटरप्शन हो गया ड्यू टू फायर। तो टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, जो इसके पहले क्लोजिंग स्टॉक था इस डेट पे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, 9,40,000 टू परचेज। देखो परचेज कितना है, परचेज है ये वाला 13,20,000, सेम पीरियड का बोल रखा है, देखो 13,20,000 बाई सेल, 20,25,000 सेम पीरियड का बोल रखा है, 20,25,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन सेल, तो इस पे 20%। तो ये 1/5 हो जा रहा है, 1/5, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 4 20, 5 5 25, ये हो गया, ठीक है। अमाउंट आ रहा है 4,40,000, नहीं सॉरी 4,05,000, ये आ रहा है अमाउंट। अब यहाँ से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं, इस डेट का आ जाएगा। अच्छा ये हो गया 13,40,000 प्लस 13,20,000 प्लस 9,40,000, 4,05,000, 26,65,000 माइनस 20,25,000, 6,40,000, 26,65,000, ठीक है। तो 6,40,000 हो गया क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, ये डेट का हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 15th ऑफ दिसंबर, जिस दिन फायर ऑकर हुआ 2002, 6,40,000 लेस अगर कोई सैल्वेज है तो क्या क्वेश्चन में कोई सैल्वेज था, ये रहा 1,40,000, तो टोटल लॉस 5,00,000। अब क्लेम कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेप 3 में। क्लेम पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस, आउट ऑफ कितना स्टॉक में 6,40,000 में इतना लॉस हुआ है, और पॉलिसी वैल्यू ले रखा था 4,00,000 का, तो 4,00,000
into 5 lakh divided by 6 lakh 40. 3,12,500. 3,12,500 तो ये क्लेम कर ही सकते हैं क्योंकि हम लोग का पॉलिसी वैल्यू 4 लाख का था, ठीक है। 3,12,500 हम लोग का क्लेम कर सकते हैं क्योंकि लॉस 5 लाख हुआ है। ये हमें देख लेना चाहिए एक बार कि एक्चुअली लॉस कितने का हुआ और यहाँ पर हम लोगों ने कितना, क्योंकि इसके हिसाब से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर चेंज हो गया था ना। मान लो यहाँ पर लॉस जो है वो 3 लाख होता तो 3 लाख तक ही क्लेम मिलता, 3,12,500 का क्लेम नहीं मिलता, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये हो गया। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है देख लेते हैं। 29 अगस्त को गोडाउन ऑफ ए ट्रेडर कॉट फायर एंड लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक of goods were destroyed. However, goods costing 1,08,000 could be salvaged in incurring firefighting expenses to 4,700. जैसे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक में पढ़ रहे थे ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट में, कि एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से सेल बढ़ता है तो इससे शॉर्ट सेल कम होता है, ये मैंने तुम लोग को दिखाया था। तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर हम लोग फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस करते हैं तो इससे हम लोग का बेनिफिट ये होगा। देखो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर ऐड होता है, अगर तुम लोगों के पास अपना कॉपी है तो देख सकते हो, मैंने ये लॉस ऑफ स्टॉक में लिखवाया हुआ था। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड होता है टोटल लॉस में। उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से कौन लेता है, जो ओनर है वो लेता है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर ये बोलना चाहता है अगर वो ये खर्चा नहीं करता तो लॉस और भी बढ़ सकता था, ठीक है, ये लॉस और भी बढ़ सकता था। इसीलिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का चार्ज जो है ये अगर कोई भी ओनर करता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम ले लेता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 और 31 मार्च, मतलब ये एक ईयर है, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक। परचेस बोला है पूरे साल भर का, ये देखो ये वाला परचेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2002 से लेके डेट ऑफ फायर, मतलब ये मेमो ट्रेडिंग के लिए गिवन है, ये मेमो ट्रेडिंग और ये पूरा ट्रेडिंग बनेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ फायर, मतलब मेमो ट्रेडिंग में फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो परचेस से लेस किया जाता है क्योंकि स्टॉक उसमें कम हो जाता है, इस वजह से तो ये परचेस से लेस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज, कौन से पीरियड में, वही मेमो ट्रेडिंग जहां पर बनेगा 1 अप्रैल से डेट ऑफ फायर। अगर कोई पर्सनल यूज के लिए स्टॉक ड्रॉ करता है तो उसका परचेस जो है वो लेस करके दिखाएंगे क्योंकि स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग कर पाएंगे। सेल्स बोला है 31 मार्च 2002, मतलब ट्रेडिंग का, देखो ये बोल रखा है और ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जाएगा 45,36,000। ये पूरा डिटेल्स हमें दे रखा है, जहां से पहले ट्रेडिंग बनाएंगे क्योंकि जीपी नहीं है, जीपी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद बनेगा क्या बोलते हैं उसे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते, फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे फिर से। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 to opening stock. Opening stock 7,10,500, closing 7,91,100. To purchase the buy closing stock. Purchase है 56,79,600. Buy sales चेक करते हैं इसका वैल्यू, ये रहा 80 लाख। टू जीपी बैलेंस करके आ जाएगा, ये हो गया 87,90,100, 87,90,100 माइनस ये करना पड़ेगा 87,90,100 माइनस ये हो गया 7,10,500 माइनस 56,79,600,
24 लाख हो जाएगा। ठीक है, जीपी हो गया 24 लाख। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जीपी रेशियो, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। जीपी रेशियो क्या होगा, जीपी बाई सेल्स इंटू 100, तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख इंटू 100, तो 24 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 30%। ठीक है, जीपी रेशियो बन गया 30%। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे मेमो ट्रेडिंग। ठीक है, अब हम लोग का मेमो ट्रेडिंग बनेगा। मेमो ट्रेडिंग तो यहाँ पर जगह होगा नहीं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग फ्रॉम 1/4/2001 चेक करते, 1 ही था हाँ ये। अच्छा 2002 में एंड हो रहा है, तो 1/4/2002 से लेके कहाँ तक होगा, जहां फायर ऑकर हुआ है। फायर ऑकर कब तक हुआ है, अप टू डेट ऑफ फायर 29 अगस्त 2002। टू ओपनिंग स्टॉक, तो जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, 7,90,100। टू परचेज में बहुत सारा एडजस्टमेंट था। एक था ड्राइंग्स और एक था फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एडवर्टाइज। ठीक है, चेक करते क्या क्या बोल रखा था। परचेज है 33,10,000, एडवर्टाइजिंग का 41,000, 33,10,700, 33,10,700, एडवर्टाइज का 41,000, गुड्स विड्रॉल 2,000, तो 2,000 और 41,000, यानी 43,000 लेस हो जाना चाहिए। तो लेस कर लेते हैं, 33,10,700 माइनस 41,000, 32,69,700, ये हो जाएगा हम लोगों का परचेस का वैल्यू। 32,69,700, 60, ये 43 माइनस होगा, मैंने 41 माइनस कर दिया इसे। 32,66,700, 67,000 होगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, शायद मेरा माइनस कुछ गलत हो गया। 33,10,700 माइनस हो जाएगा 43,000। हाँ, 32,67,700, 32,67,700। ठीक है, अब बाई सेल्स लिखेंगे। सेल्स हमें गिवन है, ये देखो सेल्स हम लोग को दे रखा है अप टू डेट ऑफ 45,36,000, 45,36,000। अब इसके रिगार्डिंग जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। टू जीपी रेट यहाँ कैलकुलेट कर रखा है 30%, 30%, 45,36,000 at the rate of 30%, 13,60,800। चेक करते हैं, 13,60,800। ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हो गया 13,60,800 प्लस 32,67,700 प्लस 7,90,100, 54,18,600, 54,18,600 माइनस 45,36,000, 8,82,600, 8,82,600 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। अच्छा, अब हम लोग स्टेप 3 करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। स्टॉक
एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक था, यानी ये वाला डेट 29 अगस्त को 8,82,600। क्या इसमें से कुछ हम लोगों ने बचा लिया है? शायद सैल्वेज था, देखते हैं। सैल्वेज यहाँ पर चेक करते हैं। हाँ, 1,08,000, ये देखो 1,08,000 जो है ये सैल्वेज है, ये बच गया। और ऐड करना पड़ेगा फायर फाइटिंग एक्सपेंस। अभी तक ये पॉइंट कभी नहीं आया था हमारे क्वेश्चन में। फायर फाइटिंग एक्सपेंस का भी क्लेम मिल जाता है ओनर को, ये मैंने लिखवाया हुआ है, बट यहाँ पर ट्रीटमेंट में आया, इसके पहले नहीं आया था। ये देखो द ट्रेडर, ये पॉलिसी वैल्यू 9 लाख है। फायर फाइटिंग इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंस, मतलब यहाँ पर बोला है, नहीं भी बोलेगा तो हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को उसका क्लेम लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं कोशिश करते तो प्रॉब्लम क्या होता पता है, और भी स्टॉक जल जाता, और भी स्टॉक लॉस हो सकता था। अगर सैल्वेज जो भी होता है ना, वो फायर फाइटिंग एक्सपेंस के चलते ही होता है। ये जो सैल्वेज, ये बचाते कैसे है, कोशिश से, ठीक है। जैसे मतलब दमकल बुला लिया, पानी वानी से आग बुझा रहे, तो फायर फाइटिंग एक्सपेंस करने पे ये सैल्वेज होता। अगर ये सैल्वेज नहीं होता ना तो लॉस ये पूरा का पूरा हो सकता था, इसी वजह से क्लेम मिलता है। अच्छा, फायर फाइटिंग एक्सपेंस का अमाउंट 4,700, तो 4,700 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना होता है। 8,82,600 माइनस 1,08,000 प्लस 4,700, 7,79,300, ये हो गया टोटल लॉस। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, पॉलिसी वैल्यू इंटू टोटल लॉस, 7,79,300, 7,79,300। अच्छा, पॉलिसी वैल्यू कितना लिया हुआ था, यहाँ से देख लेते हैं, 9 लाख डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक ये है 8,82,600, 8,82,600। चेक करते हैं कितना होता है। 7,79,300 डिवाइडेड बाई 8,82,600 इंटू 9 लाख, 7,94,663, 7,94,663। अच्छा, लेकिन हम लोग को क्लेम कितना मिलेगा, देखो जितना टोटल लॉस हुआ है। अभी यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, 7,79,000 और यहाँ पर हो रहा है 94, तो क्लेम कैन बी लॉन्च, कितना क्लेम हम लोग बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7,79,300, ये अमाउंट होगा एज लॉस, लॉस इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट वैल्यू, ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू से कम है, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो इतना ही क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो जब भी आंसर करोगे ना, ये चीज ऑब्वियसली ध्यान रखना है। अगर हम लोग ये लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स कटेगा ही कटेगा, ठीक है। एंड में जाके 2-3 मार्क्स काट लेगा, क्योंकि आंसर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉस इतना हुआ है 7,79,000 और प्रोपोर्शनेट करके इतना आ रहा है। इतना क्यों देगा इंश्योरेंस कंपनी, मैक्सिमम क्या दे सकता है, पॉलिसी वैल्यू तक जा सकता है, और या फिर जितना लॉस हुआ है जो कम होगा। पॉलिसी वैल्यू वाली 9 लाख का है, लेकिन लॉस तो 7,79,000 का हुआ है, लेकिन ये एवरेज क्लॉज अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर एवरेज क्लॉज अप्लाई होने के बाद, अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होता, जो मैंने एकदम फर्स्ट दिन बताया था, तो 9 लाख और इसमें ये अमाउंट मिलता। क्योंकि एवरेज क्लॉज अप्लाई हो रहा है तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे मिलता है, तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू इतना आ रहा है तो मैक्सिमम इतना मिलेगा। लेकिन लॉस भी तो देखेंगे, लॉस तो कम है, तो इतना नहीं देगा इंश्योरेंस कंपनी, बस इतना ही पे करेगा। ये मैंने फर्स्ट डे पे बता ही दिया था किस तरह से होगा। अच्छा, ये 3
और 4, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, और भी कुछ बाकी है। 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और एक क्लास लगेगा हम लोगों को। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये सब मिक्सड अप ही होगा, लॉस ऑफ स्टॉक भी होगा इसमें, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। ये हम होमवर्क देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस कर देंगे, तो ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाएगा, तो एक क्लास और भी लगेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।